दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। कल से ही हम एक विषय पर बात कर रहे हैं और वह है भारत में डीप स्टेट और वक्फ बोर्ड। डीप स्टेट एक ऐसी अवधारणा है जो ये कहती है कि पहले से ही पूर्वानुमान करके कुछ ऐसे लोगों का समूह कई देशों और तंत्रों को हाईजैक कर लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें बहुत सारी फंडिंग भी करता है और सही और गलत किसी भी रास्ते को छोड़ता नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत में भी डीप स्टेट किसी न किसी रूप में काम करता रहा है। जब जब डीप स्टेट के ऊपर प्रहार हुआ तब तब हमने भारत में कई गतिविधियों को बढ़ते और घटते देखा है। एक समय था जब कश्मीर में पत्थरबाजों का बोलबाला था। छोटी सी घटना घटी नहीं कि पत्थरबाज सड़क पर दिखाई देते थे। जैसे ही उनके आकाओं के ऊपर एजेंसीज ने ध्यान देना शुरू किया और उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी गई और अब पत्थरबाज नहीं दिखते। इसी तरह से एक घटना घटी, वह थी शाहीन बाग। कई महीनों तक एक जगह को पंगु बना के रख दिया गया। आसपास के लोग परेशान होते रहे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं बात करने की रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और इसे अपनी जीत माना गया। वे सभी लोग जो वहां बैठे थे, वो जिन घटनाओं का विरोध कर रहे थे उसमें सीएए और एनआरसी था, जिस पर हमने कल गंभीर रूप से चर्चा भी की, विस्तृत रूप से। ना उस समय लोग ये समझने को तैयार थे कि सीएए का मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, और वहां पर वही सारे लोग जो कल जंतर मंतर पर एकत्र हुए, वे सभी लोग वही थे और मुसलमानों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि सीएए और एनआरसी भारत से मुसलमानों को बाहर निकाल देने की प्रक्रिया का आरंभ है। अब सीएए कानून बन चुका है, 2 साल से अधिक समय भी हो चुका है और किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई और अब इस विषय पे कोई बात नहीं करता। हाँ, कुछ राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जो आज भी एनआरसी जैसे मुद्दे पर कुछ कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास करते हैं। ये सभी ताकतें लोगों की मानसिकता से खेलती है, भावनाओं से खेलती है। कल इन्हीं ताकतों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के बैनर तले एक बार फिर एकत्र होकर एक नए मुद्दे पर देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम आरंभ किया। मुद्दा बहुत स्पष्ट है। भारत में एक भूमाफिया है। भूमाफिया है नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, और वह है वक्फ बोर्ड। 1995 में एक अधिनियम बनाया गया जिसमें वक्फ बोर्ड को कोई भी मुसलमान या कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति दान कर सकता था और वह उसको देखरेख वक्फ बोर्ड को करनी थी। 2013 में एक संशोधन हुआ और उसने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए, और ये अधिकार उन्हें किसी भी संपत्ति को अपना घोषित करने का अधिकार देता था और इसकी अपील किसी अदालत में नहीं की जा सकती थी। उसकी अपील वक्फ बोर्ड में ही करनी होती है। वक्फ बोर्ड के निर्णय अंतिम व मान्य है। ऐसे समय में बहुत से हिंदू हो, मुसलमान हो, और यहां तक अब तो ईडन गार्डन्स और ऐसी तमाम सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा करना आरंभ कर दिया। 2014 के बाद ऐसे बहुत से कानूनों में परिवर्तन किया जाने लगा। इस बीच में किसानों के लिए भी कानून आया और उसको किसानों ने अपने विरोध से दबाने का प्रयास किया। भारत के प्रधानमंत्री ने यह समझ के कि इन्हें पुनः समझा लिया जाएगा, उन कानूनों को वापस ले लिया। यह माना गया कि भारत का प्रधानमंत्री और तंत्र कमजोर है। और कल शाहीन बाग में
इस बात का उल्लेख कल्बे जव्वाद और दूसरे नेताओं ने किया कि जिस प्रकार हमारे किसान भाइयों ने एक कानून पास नहीं होने दिया या उसे वापस लेना पड़ा, उसी तरह से हम इस कानून को पास नहीं होने देंगे। ये बात आगे बढ़ाने के पहले दो बातें समझना बहुत स्पष्ट है कि यह कानून पहले से है, बात है सिर्फ संशोधनों की। भारत का कानून कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य जगहों पर ऐसी किताबें पाई जाती हैं, लेकिन भारत का संविधान ऐसा नहीं है। 126 संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर किए जा सकते हैं। 2013 का संशोधन जो असीमित अधिकार देता है, अब उन्हें और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास है यह संशोधन। इसलिए यह कहना कि हम यह कानून पास ही नहीं होने देंगे, यह गलत है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि यह कानून पहले से है, अभी इसमें कुछ संशोधन किए जाने हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह संशोधन भी हम होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हम एकजुट हैं, मुसलमान हैं, और यह मुसलमानों से उनकी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को ले लेने की साजिश है। उसी तरह जिस तरह से सीएए का कानून मुसलमानों की नागरिकता ले लेने की साजिश था, उस समय भी लोग समझने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि इन्हीं नेताओं ने इकट्ठा होकर उन्हें बरगलाने का प्रयास किया और कुछ समय के लिए वे उसमें कामयाब भी हो गए। मगर इस बीच में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब ना तो वह डीप स्टेट है, ना वे लोग हैं जो इनको फंडिंग करते थे, ना वे लोग उतने शक्तिशाली हैं जो इनको भारत के बाहर रहकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते थे, और ना भारत की जनता अब ऐसे लोगों को माफ करने के मूड में है। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। सवाल यह है कि भारत का एक कानून बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जेपीसी बनाई गई, लोगों को अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया गया। जिन्होंने इस संबंध में अपनी बातें कही, जो जोड़ने योग्य थी, उन संशोधनों में जोड़ा गया, और जो जोड़ने योग्य नहीं थी उन्हें एनेक्शर में जोड़ा गया, और कुल मिला के 650 पन्नों की यह रिपोर्ट तैयार हुई। यहाँ यह भी प्रासंगिक है कि जब यह कानून बनाया गया था 1995 में या 2013 में, तब ना तो जेपीसी बनाई गई थी, ना इस प्रकार के किसी संगठन को बुलाकर पूछा गया था, और ना इसमें नुकसान उठा सकने वाले संगठनों का आकलन किया गया था। क्योंकि आज बुलाकर बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो कुछ भी बोलें, ये कहां तक उचित है। और दूसरा, अभी जेपीसी की रिपोर्ट आई है, कानून पर बहस होनी है, कानून और संशोधन बनना बाकी है। उसके बाद में अगर हम विरोध करें तो समझ में आता है, लेकिन हम संसद को कोई कानून पास नहीं करने देंगे, यह शब्द बोलना भारत के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेने जैसा है। पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, यह धमकी है, और मुझे नहीं लगता कि यह धमकी अब बहुत अधिक काम करती है। दरअसल धमकियां वे लोग देते हैं जो डरपोक होते हैं। इस प्रकार का कोई भी शब्द जो उत्तेजना पैदा करे, वो ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। मगर यह स्पष्ट कर देना बहुत बेहतर होगा कि भारत की जनता अब इस प्रकार की धमकियों से डरती नहीं, और भारत की सरकार भी सक्षम है। ऐसे समय में ऐसे लोग, चाहे वो अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या वे तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी या कांग्रेस, इन सभी को ये समझना चाहिए कि हम कोई कानून बनने नहीं देंगे, और अगर बन गया तो उसे लागू नहीं होने देंगे, जैसे शब्दों से उन्हें बचना चाहिए। आज या कल या जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, इस प्रकार के शब्द उन्हें और लोकतंत्र को लंबा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यह किसी की भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्हें भी समझना होगा कि वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया तंत्र है।
वक्फ बोर्ड किसी का भला नहीं करता, खासकर गरीब मुसलमानों का तो कभी उसने कोई भला किया ही नहीं। 9 लाख हेक्टेयर जमीन होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने न कभी कोई स्कूल बनाया, न कोई अस्पताल, न वो कोई धर्मार्थ काम करता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ही काम करता है कि आसपास मस्जिदें बनाएं, मदरसे बनाएं और उसके बाहर दुकानें बनाएं और उनका भाड़ा खा जाएं। उसका कोई हिसाब भी नहीं है। हजारों लाखों ऐसे केसेस हैं जो मुसलमान गरीब भाइयों ने कर रखे और उनका निर्णय वक्फ बोर्ड करने को तैयार नहीं है। अपील में पूरा जिंदगी समाप्त हो जाती है। और अब इतने हौसले बढ़ गए कि वे अब सरकार के किसी भी जगह को अपना कहने से नहीं चूकते। जिस जमीन पर कुंभ लगा वो संपूर्ण जमीन वक्फ की है। संसद जिस जगह बनाई गई वह वक्फ की है और वक्फ ये बताने को तैयार नहीं कि ये जमीन उसके पास आई कहां से। वे लोग जिनके पास खाने को नहीं था, वे लोगों ने ये जमीनें वक्फ को दान कर दी हैं और आज वह ये स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किस हैसियत से ये जमीन दान की, जबकि वे इसके मालिक थे ही नहीं। और अगर सरकार ये पता करने का प्रयास कर रही है और इससे संबंधित कोई संशोधन ला रही है तो परेशानी है। महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार मिले तो सबसे अधिक मिर्ची मुसलमानों को लगती है। 3 तलाक में ऐसा ही हुआ। वह कानून जिसमें एक तरफा कानून था कि पुरुष तो महिलाओं को तलाक दे सकता है लेकिन महिला पुरुष को तलाक नहीं दे सकती। जब बराबरी का अधिकार दिया गया तो शरीयत को बीच में लाया गया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बात को समझा कि मुसलमान होने के अलावा वे मनुष्य भी हैं और उनके अपने अधिकार भी हैं। इसी प्रकार आज मुस्लिम महिलाएं पढ़कर लिखकर बड़े बड़े पदों पर पहुंचती हैं और ऐसे समय में उन्हें भी सही और गलत जानने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। और अगर वे निर्णय में भागीदार बनती हैं तो उसमें समस्या क्या है? वे लोग जो सिर्फ अपने लिए इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते थे या इसका माध्यम बनाते थे, वही लोग आज इसके पीछे खड़े हैं। वे लोग जो मुसलमानों का उपयोग वोट बैंक के तौर पे करते थे और इन जमीनों पर बैठ के अय्याशी करते थे, वे सारे के सारे वहां पर दिखे। आश्चर्यजनक रूप से इनमें कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा ऐसा कोई पार्टी का नेता वहां नहीं पहुंचा। अगर इतना बड़ा विरोध था तो वो शायद पहुंचते और अपनी बात कहते और फिर उनसे मीडिया ये सवाल करता कि अभी तो आपने अपने संशोधनों में आपत्तियां दर्ज कराई हैं और जो जो भी कहा है उसको सदन के पटल पर रखा जाना है जहां आप भी चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। ऐसे समय में जब आपने अभी फाइनल ड्राफ्ट देखा नहीं, संशोधन अभी विधेयक अभी संशोधन के रूप में पास हुआ नहीं, फिर यह विरोध करने का क्या कारण है? और यह धमकी कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, इसमें आप शामिल कैसे हो सकते हैं? मगर भारत अब डीप स्टेट से नहीं चलता और जो लोग इनको महीनों वहां बैठने के लिए फंडिंग करते थे अब वे बचे भी नहीं। आइए देखते हैं कि कितना समय तक यह विरोध चलता है। लेकिन इस बीच में यह स्पष्ट है, उन सभी लोगों से हम अपील करते हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं कि वे जिस तरह सीएए और एनआरसी को समझा वो वक्फ को समझे और अन्य लोगों को समझाएं और देखें कि ये सभी लोग जो एकत्र हो रहे हैं इनकी मंशा क्या है। क्या देश में अब नया कानून बनाना संभव नहीं रहा? क्या अब इन लोगों से पूछकर कानून बनाना पड़ेगा या हर वर्ग या हर समूह यह तय करेगा कि इस देश का कानून कौन और कैसे बनाएगा, या वे रास्ते जाम कर देंगे? और अगर यही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत
लोकतंत्र में नहीं रहेगा, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता। आइए इस गंभीर घटना पर नजर रखें और आगे आने वाले समय में इंतजार करें कि वक्फ का संशोधन हम सबके सामने आए और हम उस पर फिर अपनी राय रखें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वह है धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। संदर्भ है भारत में होने वाली तात्कालिक घटनाएं। भारत में इन दिनों एक वर्ग में, एक जाति, एक धर्म में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। यह वही वर्ग है जो हमेशा से शासन में बना रहा और शासन के बगैर कभी चल नहीं पाया। इसमें कुछ राजनेता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें विशेष रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और मुसलमानों के द्वारा समर्थित छोटे छोटे समूह जिसमें एआईएमआईएम जैसे लोग हैं। ये सभी लोग धीरे धीरे अपनी व्यग्रता नहीं संभाल पा रहे हैं। धरना और प्रदर्शनों तक ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे उन्हें ये लगने लगा है कि समाज में हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा, दंगा इत्यादि भी करने से बाज नहीं आ रहे। जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री बार बार समाज को एक साथ, सबका विश्वास जैसे मुद्दों को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं ये वे लोग हैं जो बात बात में अब दंगे पर उतारू हो जाते हैं। अभी हाल ही में भारत ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके जुलूस पर पथराव हुआ, एक महिला का घर जला दिया गया और उससे बार बार कहा गया कि अपने ईश्वर को बोलो कि आए और वो तुम्हें बचाएं। बहुत से लोगों की गाड़ियां भी जलाई गई और बहुत नुकसान भी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाना। ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वही लोग हैं जो विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं, शरणार्थी बनकर या भिखारी बनकर, और थोड़े समय बाद उन्हीं लोगों को आंखें दिखाने लगते हैं। अरब के तमाम देशों ने तो अब इन लोगों को पहचान कर अपने देशों में आने के लिए मनाही कर दिया है। वे भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते। वे दोयम दर्जे का या नीच किस्म का इंसान कहते हैं। इतनी आसानी से उन्हें रखते नहीं। ये वही लोग हैं जिन्हें यूरोपियन देशों ने अपने देशों में आने से मना कर दिया है। एक समय बाद शायद ये वहां का वीजा भी प्राप्त न कर सके। ये वही लोग हैं जिन्हें डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी ने एक समय में बहुत थोड़ी सी संख्या में अपने यहाँ एंट्री दी थी और आज ये देश उस दया के दुख को भोग रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत में ये कई बड़ी संख्या में है और ये हर वक्त कीमत वसूल रहे हैं जो हमारे राजनेताओं ने इनके तुष्टीकरण में लगाई थी। नेहरू से इंदिरा तक और इंदिरा जी के बाद आज तक वे सभी राजनीतिक दल जो इन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, इन लोगों के निशाने पर है और इनका इस्तेमाल ये सभी राजनेता ये सोच के करते हैं
कि ये एक तरफा वोट करके हमें वापस सत्ता दिला देंगे, लेकिन इन सभी का यह दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद से एक ऐसा दल इनके सामने खड़ा है जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। वह सबका साथ, सबका विश्वास पर ही काम करता है। आज तक इनके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, न गैस का सिलेंडर लेना हो या घर दिलाए जाने हो। अगर अमीर और गरीब की श्रेणी में ये आते हैं तो भी इनको दिया जाता है, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ताज़ा उदाहरण नागपुर में होने वाली हिंसा है। पुलिस के डीसीपी के ऊपर हमला, पुलिस वालों पर हमला, दूसरे धर्मों के लोगों की संपत्तियों का नुकसान, राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान, ये वे लोग कर रहे हैं जो राष्ट्र के निर्माण में कोई सहयोग नहीं करते। अगर ये प्रतिशत निकाला जाए कि इनकम टैक्स देने वाले या दूसरे टैक्स देने वालों में इनका क्या प्रतिशत है, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है कि इसमें कोई उल्लेखनीय योगदान यह समुदाय नहीं करता। तय मानिए कि इसके अलावा जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, हिंदू कितनी भी संख्या में एकत्र हो जाएं, दूसरे पर हमला भी नहीं करते। संपत्तियों का और देश का नुकसान यही करते हैं और उसके बाद नारा लगाते हैं भारत मुर्दाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा समय आ गया है कि पूरे विश्व में इनकी भूमिका एक बार फिर से निर्धारित की जाए। बंटवारे के समय जितनी इनकी जनसंख्या थी उससे अधिक प्रतिशत की भूमि इन्हें दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बने जो इनके आका बन के बैठे, लेकिन आज उन दोनों के हाथ में कटोरा है। उनके प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, पूरे विश्व में कटोरा लेके घूमते हैं और ऐसे भीख मांगने वालों को ये अपने अपने मोहल्लों और अपने अपने शहरों में खड़े होकर याद करते हैं। मुझे तो लगता है भारत सरकार को एक बार फिर एक ऐसी पॉलिसी भी तैयार करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं या बांग्लादेश जाना चाहते हैं, इन्हें भेज दिया जाए। लेकिन फिर मुझे ध्यान आता है एक शब्द, वो है गज़वाए हिंद, जिसमें कहा गया है कि हर मुसलमान को यह करना है, क्योंकि यही एक ऐसी संस्कृति है जिसे जीतना संभव नहीं है। अगर यही करने के लिए यहाँ रुके हैं तो ये सब के लिए चिंता का विषय है। जिन्हें राष्ट्र के साथ आगे जाना नहीं, संपत्तियों को नुकसान करना है, काम करना नहीं है, मुफ्त की योजनाएं चाहिए और उसके बावजूद भी राष्ट्र के सुरक्षा बलों और उनके सहयोग में कार्य करने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ हिंसा करनी है, तो ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये घटना क्यों घटी, ये भी महत्वपूर्ण है। पिछले कई दिनों से एक बात पर बहस जारी है कि जिस क्रूर शासक औरंगजेब ने सनातन धर्म का लगातार नुकसान किया और उस समय मराठा सैनिकों के साथ और विशेषकर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जिस निर्ममता के साथ व्यवहार किया, क्या ऐसे शासक की कब्र औरंगाबाद जैसी जगह पर होनी चाहिए, जिसको आज नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। जिस प्रकार एक आतताई और आक्रांता को जितनी जल्दी हो सके इतिहास के पन्नों से उखाड़कर फेंक देना चाहिए, तो क्या ऐसी कब्र का नामो निशान मिटा नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर बातचीत चल ही रही है कि इस बीच में
इन लोगों ने यह कृत्य कर डाले। समाज में बहस करना लोकतंत्र की खूबसूरती है। अपना मत रखना हर व्यक्ति को आता है, आना चाहिए, मगर या तो आप मेरी बात सुने, नहीं तो मैं आपका घर जला दूंगा, या मैं आपको जान से मार दूंगा, या आपका सहयोग करने आए सुरक्षा कर्मी के ऊपर मैं तलवार और फरसे से कुल्हाड़ी से हमला करूंगा। यह बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान में अब चलेगा नहीं। और ये बात ये पूरा समूह, ये पूरा कुनबा जानने लगा है। खासकर मुसलमानों को अब ये पता चल गया है कि अब वे सत्ता बनाते और बिगाड़ते नहीं। वर्तमान में जो पार्टी अपने साथियों के साथ सत्ता में है, वह यह मानकर चलती है कि ना तो आज और न कल मुसलमान उसका साथ नहीं देंगे। अगर किसी का ज़मीर जाग गया और उन्हें ऐसा लगा कि हमें भी राष्ट्र के में सहयोग करना है, तो अवश्य हो सके और इसका प्रयास वे कर भी रहे। लेकिन बहुतायत में ये वही लोग हैं जो खुद भी आपस में चैन से नहीं रहते और मजहब के नाम पर, फिक्रों के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और इसके उदाहरण उन सभी इस्लामिक देशों में आप देख सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों ना हो, जहां शिया और सुन्नियों से संबंधित विवाद होते रहते हैं। ये वही भारत में करना चाहते हैं। अब परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है। आगे आने वाला समय इस तरह के युद्ध का नहीं है। अब ये बहुत जल्दी चिन्हित भी किए जाते हैं और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होती है, जैसा कि मऊ के सिलसिले में हुआ, इसके पहले संभल में हुआ और अब नागपुर में हो रहा है। उसके बाद विश्व पटल पर जाकर ये रोने वाले लोगों को भी बता दिया जाना चाहिए कि भारत में मानव अधिकार नहीं बचे, ये रोना ना रोए, क्योंकि इन दंगों के समय ये सभी लोग और विशेषकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली ये पार्टियां कोई वक्तव्य, कोई बयान जारी नहीं करते। भारत के आम नागरिक इन सभी कलाबाजियों को समझ रहे हैं। विश्व पटल पर भी यह समझा जा रहा है कि यही वे लोग हैं जो पूरी मानवता को पीछे खींचते हैं। भारत में ये घटनाएं अभी बढ़ी हैं जो चिंताजनक हैं, पर उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके इन पर काबू पाया जाएगा और यह हताशा आगे और बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे आगे आने वाले राज्यों में चुनाव होंगे, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, और अगर वहाँ पर